Hello everyone, this is Rita Singh. Welcome to my class. Today's chapter is ruling the countryside. This chapter I am taken from the class 8th history chapter. So ruling the countryside. इस chapter में I will discuss about that the what was the strategy adopted by the company's officials for ruling in the countryside. इस चैप्टर में हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे कि कंपनी के ऑफिशियल्स ने ऐसे कौन कौन से पॉलिसी और स्ट्रेटेजी अपनाए थे जिससे कि वो गाँवों में रूल कर सके. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. फर्स्टली द कंपनी बिकम द दीवान. पहले हम लोग ये देखते हैं कि कंपनी बंगाल की दीवान डिक्लेयर हुई, दीवान घोषित किया गया. सो इन 1765 द कंपनी वाज डिक्लेयर्ड बिकेम द दीवान ऑफ बंगाल बाय द मुगल रूलर्स. दिस इवेंट टुक प्लेस इन द क्लाइव्स टेंट with the presence of Englishmen and some Indians, but this picture was depicting that this event was taking place in the royal court with grand event, but actually a painter was commissioned by the Clive to record the memorable events in Clive life. सो 1765 में कंपनी को बंगाल का दीवान घोषित किया गया मुगलों के द्वारा. और ये जो घटना हुई थी ये कंपनी के क्लाइव के टेंट में कुछ इंडियंस और अंग्रेज़ों की उपस्थिति में हुई थी. लेकिन यह पिक्चर बताता है कि यह एक बहुत ही बड़ी रॉयल घटना थी जो कि मुगल कोर्ट में यह घटित हुई थी. और यह एक ग्रैंड इवेंट के साथ इस घटना घटित हुई थी. लेकिन एक्चुअली संभवतः क्लाइव ने अब एक पेंटर को कमीशन दिया था इस पिक्चर को बनाने के लिए, क्योंकि ये उसके जीवन की एक बहुत ही बड़ी घटना थी. एज दीवान द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इस कंट्रोल. अब एक दीवान के रूप में कंपनी थी बंगाल का मुख्य फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर था. Now it was given the opportunity to yield enough revenue to meet the growing expenses of the company. A trading company had also to ensure that it could buy the products it needed and sell what it wanted. दीवानी राइट मिलने के कारण कंपनी को यह अपॉर्चुनिटी मिला कि वह अपने बढ़ते हुए खर्चों को रेवेन्यू से होने वाले आय से पूरा कर सके. और इसके साथ ही साथ अब उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि राजस्व से होने वाले आय को वो जो कुछ भी भारत में खरीदना चाहते थे या बेचना चाहते थे अपने अनुसार वो कर सकते थे. Over the years, the company also learned that he had to move with some caution. और समय के साथ साथ कंपनी को यह भी रियलाइज़ हुआ कि उन्हें कुछ सावधानियों के साथ आगे बढ़ना चाहिए. Being an alien power, it needed to pacify those who in the past had ruled the countryside and enjoyed authority and prestige. Those who had held local power had to be controlled, but they could not be entirely eliminated. So एक बाहरी ताकत के रूप में उन्हें यह ज़रूरत था कि पास्ट में जो लोग गाँव में रूल कर रहे थे और अपने अधिकारों का उपयोग कर रहे थे उन्हें धीरे धीरे दबाना था. और इसके साथ ही साथ स्थानीय ताकत को उन्हें कंट्रोल करना था, लेकिन उन्हें पूरी तरह से एलिमिनेट या पूरी तरह से हटाना नहीं था. रेवेन्यू फॉर कंपनी. सो नेक्स्ट टॉपिक इज कंपनी के लिए राजस्व या रेवेन्यू. द कंपनी हैड बिकेम द दीवान बट इट स्टिल सॉ इटसेल्फ प्राइमरली एज अ ट्रेडर. कंपनी अब बंगाल की दीवान थी, लेकिन अभी भी इसका मुख्य मोटिव था ट्रेडिंग करना. इसीलिए वो अभी तक अपने आप को एक ट्रेडर के रूप में ही देख रही थी. It wanted a large revenue income but was unwilling to set up any regular system of assessment and collection. वो
कंपनी को अधिक से अधिक राजस्व चाहिए था, लेकिन वह अभी भी रेवेन्यू को कलेक्शन और उसके मूल्यांकन के लिए कोई नियमित व्यवस्था करने के लिए इच्छुक नहीं थी। The effort was to increase the revenue as much as it could and buy fine cotton and silk cloth as cheaply as possible. इनकी मुख्य कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति हो सके और कम से कम दामों में वह सिल्क क्लॉथ और कॉटन क्लॉथ को वो खरीद सकें। Within 5 years, the value of goods bought by the company in Bengal doubled. 5 सालों में बंगाल में सामानों का दाम डबल हो गया और ये सामानों का दाम डबल करने का कारण थे ब्रिटिश। बिफोर 1865 द कंपनी हैड परचेज्ड गुड्स इन इंडिया by importing gold and silver from Britain. Now the revenue collected in Bengal could finance the purchase of goods for export. 1865 से पहले कंपनी कोई भी सामान खरीदने के लिए ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर को आयात करती थी, लेकिन रेवेन्यू 1765 लेकिन जब ब्रिटेन बंगाल का और कंपनी को बंगाल का दीवान डिक्लेयर किया गया, तब यह गोल्ड और सिल्वर का आयात बंद कर दिया गया और रेवेन्यू से होने वाले आय को इन लोगों ने का इस्तेमाल यहाँ से सामानों को खरीदने के लिए तथा चीज़ों को ब्रिटेन एक्सपोर्ट करने के लिए या निर्यात करने के लिए करने लगे। Soon it was clear that the Bengal economy was facing a deep crisis. और बहुत ही जल्दी यह स्पष्ट हो गया कि बंगाल का जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था बहुत ही गहरे संकट से जूझ रही है। Artisans were deserting villages since they were being forced to sell their goods to the company at low prices. आर्टिसंस कारीगर जो थे वो गांव छोड़कर जाने लगे क्योंकि कंपनी उन्हें कम से कम दामों में अपने सामानों को बेचने के लिए फोर्स करती थी। Peasants were unable to pay the dues that were being demanded for them. Peasants जो थे वो असमर्थ थे उन बकायों को चुकाने के लिए जो कि कंपनी उनसे डिमांड करती थी। आर्टिसनल प्रोडक्शन वाज इन डिक्लाइन, और जिसके कारण से आर्टिसनल प्रोडक्शन कारीगरों का उत्पादन बहुत ही कम हो गया और यह गिरने लगा। साथ ही साथ एंड एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन शोड साइंस ऑफ कोलैप्स, खेती से होने वाले उत्पादन भी बहुत धीरे धीरे डाउन होने लगे, नीचे गिरने लगे। Then in 1770 a terrible famine killed 10 million people in Bengal, और 1770 में एक बहुत ही भयंकर भूखमरी फेमाइन बंगाल में देखा गया, जिसके कारण 10 मिलियन पीपल इन बंगाल किल्ड, 10 मिलियन पीपल बंगाल में मारे गए। अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वाज वाइप्ड आउट, और बंगाल का 1/3 जनसंख्या खत्म हो गया इस फेमाइन के कारण, इस भूखमरी के कारण। सो फ्रेंड्स, please do the comment in the comment section if you like my class, and thanks for watching my video.